बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन लफ्ज़ी तौर पर हम कहते हैं रब्त कायम करना, ताल्लुक़ कायम करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल जो है वो हम करें कि अगर हम अपने कॉलेज की बॉडी देखें तो एक प्रिंसिपल होता है, उसके साथ हमारे सेक्शन हेड्स हैं, साथ में टीचर्स हैं। अब इनका टीचर्स का अपने प्रिंसिपल के साथ जो लिंक है, उनके दरमियान में क्या कौन है? एक सेक्शन हेड है, एक वाइस प्रिंसिपल है जो क्या कर रहा है? लिंक प्रोवाइड कर रहा है, जो राब्ता कायम कर रहा है, जो ताल्लुक़ कायम कर रहा है। आपस में हम आहंगी पैदा करने के लिए, प्रोसेसेस को कंटिन्यूस चलाने के लिए जो है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, यानी वो क्या करते हैं? अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको अपने तमाम विंग के टीचर्स के साथ जो है वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं कि आज हमने ये पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसमें ये मटेरियल डिस्कस किया जाएगा और इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन है। तो लफ्ज़ी तौर पर हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ताल्लुक़ कायम करना, राब्ता कायम करना, रबत प्रोवाइड करना। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, ये भी क्या होते हैं? आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ना होगी तो बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। तो अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं कोऑर्डिनेशन की, तो क्या हुआ? द वर्किंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन टुगेदर इन अ हार्मनी इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेसेस। यानी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स का आपस में रब्त कायम कर लेना, आपस में ताल्लुक़ कायम कर लेना, और इसलिए कर लेना कि बॉडी के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो जारी रहें और वो प्रॉपरली जो है वो वर्किंग उसकी होती रहे। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दूं, मैं जॉगिंग करनी शुरू कर दूं, तो मैंने क्या किया? मेरे मसल जो है वो इन्वॉल्व हुए। मेरे बॉडी के जो मसल्स हैं उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, जिसकी वजह से मैं मुमकिन कर सका कि मेरी बॉडी जो है वो क्या कर सके? एक्सरसाइज कर सके। लेकिन कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ और प्रोसेसेस भी जो है वो अनयूजुअल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई एक्सरसाइज नाम है किसका? मस्कुलर एक्टिविटी का, यानी मसल्स की वर्किंग को हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज के नतीजे में हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है, हमारे स्किन को ब्लड की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, हमें स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है। यानी क्या हुआ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है, वो वहां से एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तो भाई ये तमाम जो सिस्टम्स हैं, अब देखें हमने तो की मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी के साथ हमारा क्या हो गया? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया,
हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, और जो डिफरेंट प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होंगे वो सारे के सारे इन्वॉल्व जो है वो हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज के नतीजे में आपने एक्सरसाइज तो कर ली लेकिन आपकी दिल की धड़कन ना बढ़ी, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ना हुआ, आपको पसीना ना आया, ठीक है। ये सारे काम क्या हो गए हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं, लिंक हो गए हैं। तमाम बॉडी ऑर्गन्स ने बॉडी की सर्वाइवल के लिए आपस में क्या कर लिया है, रब्त कायम कर लिया है, कोऑर्डिनेशन कर ली है कि अगर ये काम करना है तो इसके साथ ये काम भी जरूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन की दो किस्म की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एंड अदर वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। दूसरी कौन सी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी रिलेटेड टू योर ब्रेन एक्टिविटी। दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन विच इज कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स, जो हार्मोन से की जाती है, जिसके अंदर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाएं। इस तरह की कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एनिमल की बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों कोऑर्डिनेशन जो है वो इकट्ठी जो है वो हो रही होती हैं। कुछ प्रोसेसेस को नर्वस कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल किया जा रहा होता है, कुछ को जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से, और कुछ को बोथ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो बहरहाल ये, और फिर ये दोनों आपस में क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड होती हैं, आपस में इनका क्या होता है, रब्त होता है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगी। लेकिन अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर डियर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अगर हम कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की बात करें कि कौन से पर्टिकुलर जो है वो स्ट्रक्चर्स है विच आर इन्वॉल्व इन द जो है वो कोऑर्डिनेशन, तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की, तो उनमें जो मेजर कंपोनेंट है डेट वन आर द स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, coordinators, effectors, and last one are the response. तो कंपोनेंट्स की बात करूं तो 5 मेजर कंपोनेंट हैं, स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, अफेक्टर है और फिर रिस्पॉन्स है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन एक्सटर्नल
और environment of the body। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आ जाना या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ जाना, that one is called stimulus। यानी जिसने क्या करनी है, तहरीक पैदा करनी है, जिससे जो है वो कोई काम स्टार्ट होना है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। यानी अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई इन्वायरमेंट में, उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंखा बंद हो जाए तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब गर्मी का बढ़ना क्या है, that one is the stimulus। आपको किसी ने चुटकी काट दी तो चुटकी काटना क्या है, ये एक स्टिमुलस है। आप चले जा रहे थे, आपके पांव में कील लग गया, क्या है, स्टिमुलस है। आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज का करना स्टिमुलस है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो तेज हो जाए। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, इन्वायरमेंटल चेंज है, बढ़ गया है, इंटरनल चेंज आई इन्वायरमेंट में, क्या है, स्टिमुलस है। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आ जाना या फिर इंटरनल चेंज आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। Any change in external or internal environment of the body, that one are called stimulus। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कहते हैं रिसीव करने वाले, किसी मैसेज को लेने वाले, किसी भी मैसेज को लेने वाले, इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। भाई अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखने के लिए आपको दी गई आइज फॉर विजन, टेस्ट के लिए आपको दी गई टंग, छूने के लिए आपको दी गई स्किन, सुनने के लिए आपको दिए गए ईयर्स, और आइज देखने के लिए, टंग चखने के लिए, स्किन जो है वो छूने के लिए, और ईयर्स जो है वो सुनने के लिए। इसके साथ नोज फॉर स्मेल। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आपको 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं जो क्या करते हैं, आपको कोऑर्डिनेटेड रखते हैं टू योर इन्वायरमेंट। यानी आपकी इन्वायरमेंट के साथ आपका लिंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, दे रिसीव सम स्टिमुलस। आपने देखा, स्टिमुलस रिसीव किया किसने, आइज ने। आपने चखा, स्टिमुलस रिसीव किया किसने, टंग ने। आपने किसी चीज को छुआ, स्टिमुलस रिसीव किया आपकी स्किन ने। ईयर्स, आपने सुना, स्टिमुलस रिसीव किया ईयर्स ने। आपने सूंघा, स्टिमुलस रिसीव किया किसने, नोज ने। तो ये जो रिसेप्टर्स है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। उनको जो है वो आपकी बॉडी के लिए, यानी पहला जो स्टेप है किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, वो क्या है, रिसेप्टर्स है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स यानी जो किसी भी मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, जहां पर मैसेज भेजा जा रहा है, ताकि उसको कंसोलिडेट किया जा सके, ताकि उसको जांचा जा सके, उसकी परख की जा सके कि भाई क्या मैसेज आया है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है,
ये क्या है? कोऑर्डिनेटर है। भाई स्टिमुलस था कि हाथ में या पांव में कांटा चुभा, एक्सटर्नल चेंज थी, क्या था? स्टिमुलस था। चुभना स्टिमुलस है। रिसीव किया किसने? रिसेप्टर ने, स्किन ने रिसीव किया। स्किन ने मैसेज किसको कन्वे किया? कोऑर्डिनेटर को कन्वे किया कि भाई क्या करें, अब आप ऑर्डर दें कि अब करना क्या है, अब इसके नतीजे में एक्शन क्या लेना है। इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटर कहेंगे। तो भाई जिसने कोऑर्डिनेशन करनी है, जिसने मैसेजेस को पढ़ना है, जिसने मैसेजेस के नतीजे में ऑर्डर को इशू करना है, उसको हमने नाम दिया किसका? कोऑर्डिनेटर का। और हमने कहा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स। इसके साथ अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जाएं तो ग्लैंड्स जो है ये क्या है? दैट वन आर द कोऑर्डिनेटर्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो कोऑर्डिनेटर क्या हुआ कि जो मैसेजेस को लेते हैं और उसके नतीजे में क्या करते हैं? ऑर्डर इशू करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। अफेक्टर्स, अफेक्टर्स यानी अफेक्ट होने वाले, जो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मैसेज आ गया कोऑर्डिनेटर तक, ब्रेन तक आ गया, ब्रेन ने कहा कि क्या करना है? आपने हाथ को विड्रॉ करना है। स्पाइनल कॉर्ड ने कहा हाथ को विड्रॉ करना है। तो ये मैसेज किसको जाएगा? आपके अफेक्टर्स तक जाएगा, यानी जिन्होंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। अब अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो जो मसल्स है ये क्या है? दैट वन आर द अफेक्टर्स। मसल जो है बॉडी के क्या है? वो क्या है? अफेक्टर्स है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्शन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी जो कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेटर से मैसेज आ रहा है उसके नतीजे में क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में आपका क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मसल जो है वो क्या है? दैट वन आर द अफेक्टर्स। ग्लैंड्स और हार्मोन्स क्या हैं? दैट वन आर द अफेक्टर्स। ये क्या है? अफेक्टर्स हैं। जबकि रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स कहते हैं किसी भी एक्शन का रिएक्शन शो करना, यानी जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है इसको आप क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स पर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जी स्टिमुलस था, कांटा चुभा। कांटे का चुभना क्या है? दैट वन इज द स्टिमुलस। रिसेप्टर मैसेज रिसीव किया स्किन ने, स्किन से पहुंचा कहां पर? आपके कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर्स ने क्या किया? मैसेज को कंसोलिडेट कर दिया, मैसेज को पढ़ा और ऑर्डर इशू किया, और ये ऑर्डर पहुंचा कहां पर? आपके अफेक्टर्स को, आपके मसल्स तक। और मसल्स ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने अपना हैंड या अपना पांव जो है वो क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। और ये विड्रॉ जो कर लिया है इसको हमने नाम दिया किसका? रिस्पॉन्स का। इसी तरह से अगर मैं यूं कहूं कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, भाई शुगर का लेवल बढ़ना जो है दैट वन इज द स्टिमुलस। मैसेज गया किसको? ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स ने क्या किया? मैसेज कन्वे किया कि जी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए और वो क्या कर दे? शुगर के लेवल को कम कर दे। तो भाई बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो इस तरह से क्या होते हैं? आपस में लिंक होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और इसी कोऑर्डिनेशन के नतीजे में पूरी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्किंग जो है वो करती है। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती, बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, आपके सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में ही प्रॉपर जो वर्किंग है बॉडी की वो कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो आज हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, फिर उसकी टाइप्स कितनी हैं, प्लस हमने जो कोऑर्डिनेटिंग एक्शन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।